Assalamualaikum and welcome back to my video. My name is Hamda Tanveer and I am your biology teacher. So last वीडियो में हमने नर्व इम्पल्स तक पढ़ा था, ठीक है। तो आज के वीडियो में हम रिमेनिंग चैप्टर को कवर करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। सो द टॉपिक इज़ साइनैप्स, ठीक है। साइनैप्स किसको कहते हैं कि साइनैप्स इज़ द कम्युनिकेशन जंक्शन बिटवीन टू न्यूरॉन्स, ठीक है। दो न्यूरॉन्स के दरमियान कम्युनिकेशन जंक्शन को हम साइनैप्स कहते हैं। जैसे एक न्यूरॉन है एक्सोन और दूसरा है डेंड्राइट, ठीक है। अब एक्सोन से डेंड्राइट इनके दरमियान जो कम्युनिकेशन जंक्शन है इनको हम साइनैप्स कहते हैं और इनमें कोई मतलब साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन नहीं होता, ठीक है। इनमें माइक्रोस्कोपिक गैप है। एक्सोन से डेंड्राइट तक जो माइक्रोस्कोपिक गैप है उसको साइनेप्टिक क्लेफ्ट कहते हैं, ठीक है, विच इज़ डायरेक्ट ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स। अब जो इलेक्ट्रिकल साइनैप्स है दोनों न्यूरॉन्स के दरमियान वो है 0.2 नैनोमीटर एंड केमिकल साइनैप्स जो दोनों न्यूरॉन्स के दरमियान है वो है 20 नैनोमीटर। इस पिक्चर में आप देख सकते हैं कि जो एक न्यूरॉन का एक्सोन और एक न्यूरॉन का डेंड्राइट में जो डिफरेंस है, जो माइक्रोस्कोपिक गैप है, ठीक है। इसमें देखें साइनेप्टिक नोब है, ठीक है, जिसको हम एक्सपैंड टिप ऑफ एक्सोन भी कहते हैं, ठीक है। इसमें माइटोकॉन्ड्रिया भी है और इसमें साइनेप्टिक वेसिकल्स भी कहते हैं जो कि जिनमें मैसेज होता है और जो न्यूरोट्रांसमीटर की तरह एक्ट करते हैं, ठीक है। हम साइनेप्टिक वेसिकल्स लाइक न्यूरोट्रांसमीटर्स मतलब नर्व इम्पल्स जनरेट करने के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि किसकी फॉर्म में है, साइनेप्टिक वेसिकल्स के फॉर्म में। और ये जो एक्सोन की मेम्ब्रेन है इसको हम कहते हैं प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन, ठीक है। फर्स्ट होगी तो प्री साइनेप्टिक, सेकंड मेम्ब्रेन होगी तो पोस्ट साइनेप्टिक। और दोनों में एक्सोन और डेंड्राइट में जो गैप है उसको साइनेप्टिक क्लेफ्ट कहते हैं और इन दोनों में जो केमिकल साइनेप्स है वो 20 नैनोमीटर है। एक दफ़ा देख लेते हैं कि साइनेप्टिक क्लेफ्ट क्या होता है। Synaptic cleft is a gap between the presynaptic membrane and postsynaptic membrane, or it is a microscopic gap and the distance is 0.2 nanometer. साइनेप्टिक क्लेफ्ट एक गैप है प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन और पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन के दरमियान, ठीक है। ये माइक्रोस्कोपिक गैप है और ये जो इनका डिस्टेंस है वो 0.2 नैनोमीटर। अब इम्पल्स थ्रू साइनेप्स कैसे होता है कि एक नर्व इम्पल्स मतलब नेसेसरी नहीं होती, ठीक है। नर्व इम्पल्स को चलाने के लिए मतलब दो या दो से ज़्यादा नर्व इम्पल्स ज़रूरी होती हैं, ठीक है, ताकि न्यू नर्व इम्पल्स को और एएमपी को मतलब स्टार्ट कर सके, ठीक है। अब जो नर्व इम्पल्स जो है ना वो स्टिमुलेट करता है न्यूरोट्रांसमीटर वेसिकल्स को एक्सोन में, ठीक है, और मतलब एक्सोन टर्मिनल तक लेके जाता है, ठीक है, और फ्यूज़ करता है प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन को। और जो न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं वो बॉन्ड बनाते हैं रिसेप्टर्स के साथ जो पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन पे होते हैं, ठीक है, और वो इंक्रीज़ करते हैं क्या करते हैं, इंक्रीज़ के परमिएबिलिटी ऑफ आयंस, सोडियम आयंस की परमिएबिलिटी को इंक्रीज़ करते हैं। अब जब परमिएबिलिटी इंक्रीज़ हो जाती है तो जनरेट होता है AMP, ठीक है, और मतलब पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन पे, ठीक है, डेंड्राइट टर्मिनल पे। बेटा AMP जो मैं वर्ड यूज़ कर रही हूँ इसका मतलब है कि एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल। देखें एक नर्व इम्पल्स ज़रूरी नहीं, दो या दो से ज़्यादा ज़रूरी होती हैं, ठीक है। अब जब नर्व इम्पल्स स्टिमुलेट करेगी न्यूरोट्रांसमीटर वेसिकल को जो कि एक्सोन टर्मिनल पे प्रेजेंट होगा तो वो फ्यूज़ करेगा प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन मतलब फर्स्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन को। अब जो न्यूरोट्रांसमीटर है वो बॉन्ड बनाएगा रिसेप्टर्स पे जो कि पोस्ट साइनेप्टिक मतलब सेकंड साइनेप्टिक मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट होंगे और वो सोडियम आयंस की परमिएबिलिटी को इंक्रीज़ करेंगे। अब जब परमिएबिलिटी इंक्रीज़ हो जाएगी तो एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल जनरेट हो जाएगा, ठीक है, पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन पे डेंड्राइट टर्मिनल पे। न्यूरोट्रांसमीटर्स क्या होते हैं कि जो न्यूरोट्रांसमीटर हैं वो केमिकल मैसेंजर्स हैं और वो 100 से मतलब ज़्यादा इनकी टाइप्स होती हैं। अब इनकी जो क्लासिफिकेशन है वो इनके स्ट्रक्चर पे बेस्ड है, ठीक है। जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम के बाहर आउटसाइड मौजूद होते हैं वो एसिटाइल कोलिन है, ठीक है, और जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर इनसाइड मौजूद होते हैं वो हैं एड्रेनलिन, नॉरएपिनेफ्राइन,
serotonin. And next topic is evolution of nervous system. Basically there are two types of evolution of nervous system. पहली है diffused nervous system और second है centralized nervous system. ठीक है, जो पहले जानदार थे उनमें diffused nervous system था, ठीक है, जिसकी वजह से बाद में जो evolution आती गई, ठीक है, उनमें centralized nervous system था. अब diffused nervous system किन में होता है कि they are present in cnidarians. ठीक है, cnidarians जैसे हाइड्रा, जेलीफिश और उनके रिलेटिव्स. ठीक है, और जो सेंट्रलाइज्ड नर्वस सिस्टम है वो प्रेजेंट है कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स में. ठीक है, दे आर प्रेजेंट इन कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स फ्रॉम प्लेटीहेलमिन्थ्स, ठीक है, टू कॉर्डेट्स. इवन दो ह्यूमन बींग्स में भी सेंट्रलाइज्ड नर्वस सिस्टम ही प्रेजेंट. अब अगर हाइड्रा की बात की जाए, ठीक है, तो इसमें रिंग ऑफ गैंग्लिया है, ठीक है, और नेटवर्क ऑफ न्यूरॉन है. ठीक है, और जो है मतलब प्लेनेरिया, ठीक है, सेंट्रलाइज्ड नर्वस सिस्टम जिनमें है उनमें प्लेनेरिया में आई स्पॉट है, ब्रेन है, लॉन्गिट्यूडनल नर्व कॉर्ड है और लेटरल नर्व है. ठीक है, प्लेनेरिया के बाद पहले कर लेते हैं. ठीक है, प्लेनेरिया में उनमें मतलब बाइलोब्ड, ठीक है, मैस होता है, ठीक है, जो कि टू गैंग्लियों से मिलके बनता है, जो कि ब्रेन का काम करता है. इट एक्ट्स एज लाइक ब्रेन. ठीक है, अब रोल इसका क्या होता है कि ये रिसीव करता है और सेंड करता है इम्पल्स को डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी तक. ठीक है, प्लेनेरिया में क्या है कि दे हैव बाइलोब्ड मैस कंपोज्ड ऑफ टू गैंग्लिया, ठीक है, जो कि एक्ट करता है. इट एक्ट्स एज लाइक ब्रेन. इनका रोल क्या होता है कि ये इट रिसीव्स एंड सेंड इम्पल्स फ्रॉम टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी. ठीक है, इनमें डिफ्रेंशिएटेड न्यूरॉन्स होते हैं. ठीक है, सेंसरी न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन और एसोसिएटेड न्यूरॉन. ठीक है, जो सेंसरी न्यूरॉन है वो कैरी करता है इम्पल्स ब्रेन तक. ठीक है, और जो मोटर न्यूरॉन है वो कैरी करता है इम्पल्स फ्रॉम ब्रेन टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी. सेंसरी न्यूरॉन इम्पल्स करता है कैरी ब्रेन तक, मोटर न्यूरॉन ब्रेन से डिफरेंट पार्ट्स तक लेके जाता है. ठीक है, और जो एसोसिएटेड न्यूरॉन है वो प्रेजेंट होता है ब्रेन और लॉन्गिट्यूडनल नर्व्स तक में. इट प्रेजेंट विद इन और लॉन्गिट्यूडनल नर्व्स. ठीक है, ये प्रेजेंट होता है ब्रेन और लॉन्गिट्यूडनल नर्व्स के दरमियान, जिसमें सेंस ऑफ ऑर्गन्स मतलब आइज़, ठीक है, और कीमो रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं. अब नेक्स्ट देख लेते हैं हम एरिया में सेंस ऑर्गन्स, आइज़ और कीमो रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं. ठीक है, और इसमें रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं जो कि सेंसिटिव होते हैं टच और प्रेशर्स के लिए. ठीक है, अब इसमें लॉन्गिट्यूडनल और लेटरल नर्व्स होती हैं. ठीक है, और इसमें प्रेजेंट होता है सुपरफिशियल नर्व नेट, ठीक है, एपिडर्मिस के नीचे, जस्ट बिलो एपिडर्मिस. ठीक है, और दिस इज़ डीपर एम्बेडेड इन पैरेन्काइमा. और अब देख लेते हैं हम हाइड्रा. हाइड्रा में एब्सेंट होता है कंसंट्रेशन ऑफ न्यूरॉन. ठीक है, और अ कोऑर्डिनेटिंग सेंटर एब्सेंट होता है. प्लेनेरिया में बाइलोब्ड प्रेजेंट होता है. ठीक है, हाइड्रा में एब्सेंट डिफरेंशिएटेड न्यूरॉन्स नहीं होती. ठीक है, ये भी एब्सेंट होती हैं, और इनमें जो स्पेशलाइज्ड सेंसरी ऑर्गन्स भी एब्सेंट होते हैं. ठीक है, इनमें स्पेशलाइज्ड सेंसरी सेल्स भी एब्सेंट होते हैं. ठीक है, इनमें नर्व्स भी एब्सेंट होती हैं. इनमें सिर्फ सुपरफिशियल नर्व नेट जो है वो प्रेजेंट होती है. अब दोनों में डिफरेंस देखें, दोनों का डिफरेंस बनता है. ठीक है, प्लेनेरिया में बाइलोब्ड मैस होता है. ठीक है, हाइड्रा में मतलब एब्सेंट होता है. ठीक है, और इसमें डिफरेंशिएटेड न्यूरॉन्स हैं प्लेनेरिया में, हाइड्रा में डिफरेंशिएटेड न्यूरॉन्स नहीं है. प्लेनेरिया में सेंस ऑर्गन्स प्रेजेंट है, हाइड्रा में स्पेशलाइज्ड सेंसरी ऑर्गन्स एब्सेंट है. अब प्लेनेरिया में क्या है कि प्रेजेंट है रिसेप्टर सेल्स. ठीक है, हाइड्रा में एब्सेंट है. प्लेनेरिया में लॉन्गिट्यूडनल और लेटरल नर्व्स हैं. ठीक है, हाइड्रा में प्रेजेंट एब्सेंट है. ठीक है, अब हाइड्रा में सुपरफिशियल नर्व प्रेजेंट होती है. ठीक है, और इसमें सिर्फ सुपरफिशियल नर्व नेट प्रेजेंट होती है. ठीक है, प्लेनेरिया में वो एपिडर्मिस के नीचे होती है और डीपर प्लेक्सस होती है पैरेन्काइमा में एम्बेडेड होके, और जिसमें सिर्फ हाइड्रा में सिर्फ प्रेजेंट है सुपर. नेक्स्ट है ह्यूमन नर्वस सिस्टम. ठीक है, ह्यूमन नर्वस सिस्टम जो है वो कॉम्प्लेक्स नेटवर्क है नर्व्स और सेल्स का. ठीक है, इसमें ह्यूमन नर्वस सिस्टम में नर्व्स होती हैं. ठीक है, और सेल्स जो न्यूरॉन्स होते हैं. ठीक है, जो कि कैरी करते हैं मैसेजेस ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी तक.
नर्वस सिस्टम के 2 टाइप्स हैं, ठीक है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। अब सेंट्रल नर्वस सिस्टम में एक ब्रेन पार्ट इंक्लूड है, ठीक है, और एक स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। ब्रेन लाइज विद इन द स्कल, ठीक है, और जो स्पाइनल कॉर्ड है, ठीक है, ये एक लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि एक्सटेंड्स होता है ब्रेन से थ्रू फोरमन मैग्नियम, ठीक है, और इट लाइज इन वर्टिब्रल कॉलम, ठीक है, और बोथ आर कवर्ड विद मैनिंग्स। सेकंड टाइप है नर्वस सिस्टम की पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ठीक है, इसमें नर्व्स इंक्लूड हैं, ठीक है, आउटसाइड द ब्रेन, ठीक है, और स्पाइनल कॉर्ड। इसमें ऑटोनॉमिक और सोमैटिक नर्वस सिस्टम है। सबसे पहले देख लेते हैं ब्रेन। फोर ब्रेन, ब्रेन में आता है फोर ब्रेन, ठीक है। फोर ब्रेन 3 पार्ट से मिलकर बनता है, थैलेमस, लिम्बिक सिस्टम, हाइपोथैलेमस। अब थैलेमस क्या होता है कि थैलेमस जो है वो कैरी करता है सेंसरी इंफॉर्मेशन को लिम्बिक सिस्टम से और सेरिब्रम से, ठीक है, इनपुट करता है सेंसरी इंफॉर्मेशन मतलब विजुअली, ऑडिटरी या टेक्टाइल। नेक्स्ट है लिम्बिक सिस्टम, ठीक है। लिम्बिक सिस्टम एक एक्ट करता है एज एन आर्क, ठीक है, आर्क की तरह एक्ट करता है। इसमें 3 पार्ट्स हैं, हाइपोथैलेमस, अमाइगडाला और हिप्पोकैम्पस, ठीक है। हाइपोथैलेमस क्या होता है कि ये कंट्रोल करता है बॉडी, हाइपोथैलेमस जो है कंट्रोल करता है बॉडी टेम्परेचर को, हंगर को, जो हमारी भूख होती है, ठीक है, स्लीपिंग और अवेकनिंग को, ठीक है, हमारा सोना जागना, सिक्रीशन ऑफ हार्मोन, हमारे हार्मोन्स जो सिक्रीट होते हैं उनको कंट्रोल करता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल कंट्रोल करता है, और हमारा बॉडी में जो वाटर बैलेंस होता है उसको कंट्रोल करता है। नेक्स्ट है अमाइगडाला। अमाइगडाला क्या काम करता है कि ये कंट्रोल करता है पनिशमेंट को, प्लेजर को, खुशी को, फियर, डर को, हैप्पीनेस, खुशी को, सेक्सुअल अराउजल को, ठीक है। नेक्स्ट है हिप्पोकैम्पस। हिप्पोकैम्पस कंट्रोल करता है 2 चीज़ें कंट्रोल करता है, एक तो लॉन्ग टर्म मेमोरी को कंट्रोल करता है और ये इम्पॉर्टेंट है लर्निंग के लिए। नेक्स्ट फोर ब्रेन में आ जाता है सेरिब्रम। सेरिब्रम एक लार्जेस्ट पार्ट है ब्रेन का जिसको डिवाइड किया गया है 2 वॉल्स में, ठीक है, 2 हाफ्स में डिवाइड किया गया है। 2 हाफ्स हैं राइट साइड और लेफ़्ट साइड। जो राइट साइड है वो लेफ़्ट साइड को कंट्रोल करता है बॉडी के, और जो लेफ़्ट साइड है वो कंट्रोल करता है राइट साइड ऑफ बॉडी के। नेक्स्ट इसमें है कॉर्पस कोलोसम, ठीक है, इसमें मतलब ये 10 बिलियन ऑफ न्यूरॉन्स इनमें होते हैं, ठीक है, और ये कम्युनिकेट करते हैं एक दूसरे के साथ थ्रू लार्ज एक्सोन बॉन्ड्स के साथ, ठीक है, एक्सोन के ज़रिए ये एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं। नेक्स्ट है सेरिब्रल कॉर्टेक्स। ये आउटर पार्ट है ब्रेन का, ठीक है, और उसके बाद इसमें फोल्डेड फॉर्म्स होते हैं, कन्वोल्यूशंस होती हैं, ठीक है, और ये एक लार्ज सरफेस एरिया होता है। इसका रोल क्या होता है कि ये कंट्रोल करता है सेंसरी इंफॉर्मेशन को और प्रोसेस करता है। जैसे ऑडिटरी, सेंसरी इंफॉर्मेशन कौन सी होगी, ऑडिटरी, विजुअल या टेक्टाइल मतलब स्किन, ठीक है, ये इन्वॉल्व करता है, ये इन्वॉल्व होता है रीजनिंग में, जजमेंट में और इंटेलिजेंस में। नेक्स्ट है मिड ब्रेन रिड्यूस्ड है ह्यूमन बींग्स में, ठीक है, ये मतलब कंटेन रिले सेंटर, ठीक है, ये क्या करता है, इसमें रिले सेंटर होता है ऑडिटरी और रिफ्लेक्सेस ऑफ आइज़ के लिए। उसके बाद इसमें रेटिकुलर स्ट्रक्चर है, ठीक है, जैसे स्क्रीनिंग ऑफ सेंसरी इंफॉर्मेशन को स्क्रीन करता है, और ये प्रेजेंट होता है बिटवीन फोर ब्रेन और हिंड ब्रेन के दरमियान। अब हिंड ब्रेन में आ जाता है मेडुला ऑब्लंगेटा। मेडुला ऑब्लंगेटा कंटेन करता है ऑटोनॉमिक फंक्शन जैसे ब्रीदिंग, स्वेलिंग, बीपी और हाई रेट को। इसमें एक चीज़ है पोन्स क्या होता है कि ये कंट्रोल करता है पैटर्न ऑफ ब्रीथिंग, ठीक है, ब्रीदिंग के पैटर्न को ये पोन्स जो है वो कंट्रोल करता है, ठीक है, और ये इन्फ्लुएंस करता है ट्रांजिशन बिटवीन स्लीपिंग एंड अवेकनिंग, हमारे सोने और जागने के ट्रांजिशन को ये इन्फ्लुएंस करता है। नेक्स्ट है सेरिबेलम। सेरिबेलम क्या होता है कि सेरिबेलम जो है वो गाइड करता है एक्यूरेट और स्मूथ मोशन को, ठीक है, गाइड करता है प्रॉपर बॉडी पोजीशन को, और इसमें इन्वॉल्व है मेमोरी बिहेवियर के लिए, ठीक है, और मतलब ये वेल डेवलप्ड होते हैं बर्ड्स में फ्लाइट करने के लिए। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है स्पाइनल कॉर्ड। ये ओवल हॉलो सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर में होता है, ठीक है, और ये एक्सटेंड होता है बिटवीन ब्रेन एंड वर्टिब्रल कॉलम। ये कॉन्टिन्यूस रहता है मेडुला ऑब्लंगेटा। अब इसके 2 पार्ट्स हैं, आउटर और इनर पार्ट, ठीक है। आउटर पार्ट जो है वो वाइट इन कलर है, उसका कलर वाइट है, ठीक है, और वो सर्कुलर फॉर्म में होता है। उसमें माइलिनेटेड फाइबर्स होते हैं, ठीक है, इट इज़ कंपोज्ड बाय माइलिनेटेड फाइबर्स, ठीक है, और इसमें सेंट्रल कैनाल एब्सेंट होता है। अब इनर पार्ट जो है वो ग्रे होता है कलर में, और ये बटरफ्लाई की फॉर्म में होता है। ये नॉन माइलिनेटेड फाइबर से मिलके बना होता है, ठीक है, और इसमें इनर पार्ट में सेंट्रल कैनाल प्रेजेंट होती है। और
स्पाइनल कॉर्ड की जो लेंथ है वो 40 सेंटीमीटर है और इसकी विड्थ जो है वो है इक्वल टू द थंब, मतलब एक अंगूठे की चौड़ाई जितनी इसकी विड्थ है, ठीक है। अब इसका रोल क्या होता है कि ये कंट्रोल करता है रिफ्लेक्सेस, ठीक है, और ये लिंक बनाता है बिटवीन ब्रेन एंड रेस्ट ऑफ बॉडी पार्ट्स। नेक्स्ट है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, PNS, ठीक है। दे आर कंपोज्ड बाय गैंग्लिया एंड नर्व्स, इसमें गैंग्लिया और नर्व्स हैं, ठीक है। अब गैंग्लिया क्या होता है कि इट इज़ द क्लस्टर ऑफ सेल बॉडीज़ ऑफ न्यूरॉन्स इन पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ठीक है। ये सेल बॉडीज़ का क्लस्टर है न्यूरॉन्स में, ठीक है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में, ठीक है। अब ट्रैक्ट क्या होता है कि ये क्लस्टर है सेल बॉडीज़ का न्यूरॉन्स में, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, ठीक है। गैंग्लिया पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में और ट्रैक जो है वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में। अब नर्व्स क्या होती हैं कि जो नर्व्स हैं वो बंडल ऑफ एक्सॉन्स एंड डेंड्राइट्स बाउंडेड बाय कनेक्टिव टिश्यूज़। नर्व्स क्या होती हैं कि ये बंडल होता है एक्सॉन और डेंड्राइट्स का, ठीक है, जो कि बाउंडेड होती हैं कनेक्टिव टिश्यूज से। अब नर्व्स कितनी किस्म की हैं? सेंसरी नर्व, मोटर नर्व एंड मिक्स्ड नर्व। सेंसरी नर्व ये बंडल ऑफ एक्सोन एंड डेंड्राइट्स ऑफ सेंसरी न्यूरॉन्स में। मोटर नर्व्स जो हैं ये हैं बंडल ऑफ एक्सोन एंड डेंड्राइट्स ऑफ मोटर न्यूरॉन, एंड मिक्स्ड नर्व है बंडल ऑफ एक्सोन एंड डेंड्राइट ऑफ सेंसरी एंड मोटर न्यूरॉन। अब टाइप्स ऑफ नर्व्स हैं ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, ब्रेन नर्व्स एंड स्पाइनल कॉर्ड नर्व्स। ब्रेन नर्व्स ये अराइज होती हैं ब्रेन से, ठीक है, इनको हम क्रेनियल और सेरिब्रल नर्व्स भी कहते हैं, और ये टोटल नंबर ऑफ पेयर्स हैं 12, ठीक है। इसमें एग्जांपल आ जाती है सेंसरी नर्व, मोटर नर्व और मिक्स्ड नर्व। स्पाइनल कॉर्ड नर्व्स हैं, स्पाइनल कॉर्ड अराइज होती हैं स्पाइनल कॉर्ड से, ठीक है, और ये अराइज होती हैं स्पाइनल कॉर्ड से, इसलिए इनको स्पाइनल नर्व्स भी कहते हैं। इसमें टोटल नंबर ऑफ पेयर हैं 31। अब इसमें एग्जांपल है मिक्स्ड नर्व्स की। अब सोमैटिक नर्वस सिस्टम और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। सोमैटिक नर्वस सिस्टम जो है वो कंट्रोल करता है वॉलंटरी मूवमेंट को, ये अंडर कॉन्शियस कंट्रोल होता है। इसमें एग्जांपल है स्केलेटल मसल की, ठीक है। और ऑटोनॉमिक में जो है वो कंट्रोल करता है इनवॉलंटरी मूवमेंट, ये अंडर होता है अंडर अनकॉन्शियस कंट्रोल, जैसे कि वाइसेक्रल मसल्स, ठीक है। उसके बाद सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक हैं। जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है इसमें जो गैंग्लियन फाइबर्स हैं वो अराइज होती हैं मिडल पोर्शन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड के मिडल पोर्शन से अराइज होती हैं, ठीक है, और ये एक्टिव होती हैं ड्यूरिंग एमरजेंसी सिचुएशन। अब जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है ये इनकी जो गैंग्लियन फाइबर हैं वो अराइज होती हैं बॉटम पोर्शन से। दोनों में डिफरेंस है, सिंपैथेटिक में मिडल पोर्शन से अराइज होती हैं स्पाइनल कॉर्ड के, और पैरासिम्पैथेटिक में बॉटम पोर्शन से अराइज होती हैं स्पाइनल कॉर्ड के। सिंपैथेटिक जो है वो एक्टिव होता है ड्यूरिंग एमरजेंसी सिचुएशन, और पैरासिम्पैथेटिक जो है वो एक्टिव होता है ड्यूरिंग रेस्ट सिचुएशन। सिंपैथेटिक में एमरजेंसी सिचुएशन हो तो मतलब प्यूपिल जो है वो डायलेट होता है, ठीक है, हार्ट बीट एक्सेलरेट हो जाती है, इंक्रीज़ हो जाती है, ठीक है, ब्रीदिंग रेट इंक्रीज़ हो जाता है, और डाइजेशन इनहिबिट हो जाती है, डाइजेशन कम हो जाता है डर की हालत में या एमरजेंसी सिचुएशन में, ठीक है। अब पैरासिम्पैथेटिक में क्या होता है कि कॉन्ट्रैक्ट करता है प्यूपिल, ठीक है, हार्ट बीट नॉर्मल रहती है, और जो है हार्ट रेट नॉर्मल रहता है, ब्रीदिंग रेट नॉर्मल रहता है, और इसमें प्रमोशन होती है डाइजेशन की। इन दोनों में भी डिफरेंस है कि जो सिंपैथेटिक है उसमें दिल की धड़कन तेज़ हो जाती है, ठीक है, ब्रीदिंग रेट तेज़ हो जाता है, ठीक है, प्यूपिल सिकुड़ जाता है, ठीक है, और डाइजेशन नहीं होती। और उसमें पैरासिम्पैथेटिक में प्यूपिल मतलब ओपन हो जाता है, ठीक है, हार्ट बीट नॉर्मल होती है, ब्रीदिंग रेट नॉर्मल होता है, और डाइजेशन भी नेक्स्ट आ जाते हैं नर्वस डिसऑर्डर्स, ठीक है। इनमें सबसे पहले है पार्किंसन डिजीज़, ठीक है, जिसको हम उर्दू में राशा भी कहते हैं। सिम्टम्स इसके क्या है कि ये एक नर्वस डिसऑर्डर है, ठीक है, इसमें इनवॉलंटरी ट्रिमर्स होते हैं, ठीक है, मतलब झटके लगते हैं। इसमें मोटर पावर डिमिनिश हो जाती है और रिजिडिटी भी डिमिनिश हो जाती है, ठीक है। जो मेंटल फैसिलिटीज़ हैं वो अफेक्टेड नहीं होती। मेंटल फैसिलिटीज़ मतलब एबिलिटी टू थिंक क्लियरली, ठीक है। इसमें कॉज क्या हो जाते हैं, इनके कॉजेज़ क्या है डिजीज़ के कि जो ब्रेन एरिया में जो सेल होते हैं उनकी डेथ होना शुरू हो जाती है,
ठीक है, और जो कि प्रोड्यूस करते हैं डोपामाइन। सेल की डेथ होगी तो डोपामाइन प्रोड्यूस नहीं होगा, ठीक है, जिसकी वजह से हेड ट्रॉमा होता है। अब ऑनसेट इस डिज़ीज़ की क्या है कि ये यूजुअली मतलब 50 या 60s की एज में जो आके ये डिज़ीज़ होती है। ये जो डिज़ीज़ है ये स्लोली प्रोग्रेसिव मतलब आहिस्ता आहिस्ता से होती है, ठीक है। पेशेंट जो है वो मतलब वो कई साल ज़िंदगी गुजार सकता है। इसके वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव ड्रग्स मतलब मेडिसिन भी अवेलेबल हैं इसके लिए। अब एल डोपा क्या है कि जो एल डोपा है वो नेचुरली अकरिंग प्रोटीन है, ठीक है, जिसको कहा जाता है ग्लियल सेल लाइन डिराइव्ड, ठीक है, ग्लियल सेल लाइन डिराइव्ड न्यूरोट्रोफिक फैक्टर GDNF, ठीक है। ये आप नेक्स्ट है एपिलेप्सी। इसमें करैक्टरिस्टिक्स क्या है कि चेंज इन कॉन्शियसनेस में चेंज आता है, ठीक है। सडन ट्रांसिएंट ऑल्टरनेशन इन ब्रेन फंक्शंस, ठीक है, मतलब सडन ऑल्ट्रेशन चेंजेस आते हैं ब्रेन फंक्शन में और सीजर्स में। इसकी रीज़न क्या हो जाती है कि कन्वल्सिव डिसऑर्डर ऑफ नर्व्स, मोटर सेंसरी, ठीक है, और ऑटोनॉमिक नेचर। इसमें एक्सेसिव रैपिड इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज होता है ग्रे मैटर में, एक्सेसिव रैपिड इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज होता है। अब एवरेज एज इसकी ये बिफोर 30 मतलब 30 की एज से पहले हो जाती है, ठीक है, और लेटर एज में तो वो ऑर्गेनिक डिजीज़ होगी, ठीक है। अब टेस्ट इसके लिए कौन सा किया जाता है, इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राफी टेस्ट इसके लिए किया जाता है, ठीक है। अब इसके लिए ड्रग्स कौन कौन से अवेलेबल हैं, एंटी कन्वल्सेंट ड्रग्स, ठीक है, ये एपिलेप्सी को कंट्रोल करने के लिए। नेक्स्ट जो है अल्जीमर डिज़ीज़, इसका क्या होता है कि ये डिक्लाइन होता है ब्रेन फंक्शन मतलब ब्रेन फंक्शनिंग में डिक्लाइन होते हैं, ठीक है। ये सिमिलर होता है डिमेंशिया की तरह, मतलब डिमेंशिया जो कि मेमोरी लॉस। अब डिस्कवर्ड इसको किसने किया था, इट वाज डिस्कवर्ड बाय एलॉइस अल्जीमर 1907 में ये डिस्कवर हुआ था। अब इसके एविडेंस या रीजंस कौन कौन से हैं कि इसमें हाई लेवल है मतलब ड्यू टू हाई लेवल ऑफ एल्यूमिनियम का जब हाई लेवल हो उसकी वजह से हो सकता है, ठीक है, और मतलब ये लेकिन ये एज के साथ साथ भी ब्रेन फंक्शंस में डिक्लाइन हो सकता है, तो ये भी एक वजह है। अब है इफ़ेक्ट ऑफ ड्रग्स ऑन कोऑर्डिनेशन। इफ़ेक्ट ऑफ निकोटीन है कि जो निकोटीन है वो कहाँ पाया जाता है, टोबैको प्लांट्स में, ठीक है, और फैमिली सोलेनिस में, ठीक है। मेडिकल यूज़ का क्या है कि या तो वो पर्सन यूज़ करते हैं जो कि हैबिचुअल हों स्मोकिंग के, ठीक है, और ये रिलीज़ करते हैं मैनी केमिकल्स, एसिटाइल कोलिन, एपिनफ्राइन और सेरोटोनिन। एसिटाइल कोलिन का काम क्या होता है, ये कंट्रोल करता है मसल्स को, ठीक है, लर्निंग में कंट्रोल करता है, मेमोरी में और अटेंशन में। नोरेपिनेफ्राइन इंक्रीज़ करता है अलर्टनेस और अटेंशन, और एपिनफ्राइन ये स्टोर करता है कार्डियक रिदम को, और जो सेरोटोनिन है वो मूड, स्लीपिंग और डाइजेशन और हीलिंग में काम आता है। अफेक्ट करता है पोस्टाइनेप्टिक मेम्ब्रेन को, सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में, ठीक है, और ये इसकी वजह से हार्ट बीट इंक्रीज़ हो जाती है, ब्लड प्रेशर भी इंक्रीज़ हो जाता है और डाइजेस्टिव ट्रैक मोबिलिटी भी इंक्रीज़ हो जाती है। निकोटीन की वजह से वॉमिटिंग वगैरह और डायरिया वगैरह भी। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है केमिकल कोऑर्डिनेशन, ठीक है। केमिकल कोऑर्डिनेशन जो है वो कंट्रोल करता है इंडोक्राइन सिस्टम। अब स्टडी ऑफ इंडोक्राइन सिस्टम को हम इंडोक्राइनोलॉजी कहते हैं, या स्टडी ऑफ डिफरेंट ग्लैंड्स एंड देयर हार्मोन्स को हम इंडोक्राइनोलॉजी कहते हैं। अब इसमें 2 टाइप्स ऑफ ग्लैंड्स हैं, एक्सोक्राइन ग्लैंड और इंडोक्राइन ग्लैंड। एक्सोक्राइन जो ग्लैंड है वो डक्टेड ग्लैंड्स होते हैं, ठीक है, और ये रिलीज़ करते हैं सिक्रीट करते हैं केमिकल्स को डक्ट्स में, ठीक है। और इसमें केमिकल्स होते हैं, ठीक है, जो कि एंजाइम्स और म्यूकस रिलीज़ करते हैं। अब इंडोक्राइन ग्लैंड जो है वो एक्सोक्राइन ग्लैंड की एग्जांपल है स्वेट ग्लैंड, मेमरी ग्लैंड और सैलिवरी ग्लैंड, ठीक है। इंडोक्राइन ग्लैंड जो है इसकी 20 टाइप्स हैं। अब इंडोक्राइन ग्लैंड्स ये डक्टलेस ग्लैंड होते हैं, ठीक है, और ये सिक्रीट करते हैं केमिकल्स को ब्लड में, और इसमें जो केमिकल्स होते हैं वो हार्मोन्स रिलीज़ करते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, एड्रीनल ग्लैंड। अब हार्मोन्स क्या होता है कि हार्मोन्स जो हैं वो ऑर्गेनिक सोल्यूबल कंपाउंड्स होते हैं, ठीक है, ये केमिकल मैसेंजर होते हैं और ये एक्शन करते हैं टारगेट पार्ट ऑफ बॉडी पे, ठीक है, किसी भी जो टारगेट होता है इनका किसी भी बॉडी के पार्ट में जो टारगेट होता है उनमें एक्शन करते हैं, ठीक है, और ये ट्रांसपोर्ट होते हैं थ्रू ब्लड, ठीक है। ग्रीक वर्ड में इसको एक्साइटेशन कहते हैं।
करते हैं। नेक्स्ट इसका हार्मोन्स का रोल क्या है कि ये रेगुलेट करता है बायोकेमिकल रिएक्शंस को, ठीक है। ये इंक्रीज़ करता है और डिक्रीज़ करता है बायोकेमिकल रिएक्शन को, और इसमें बायोकेमिकल रिएक्शन की इनिशिएशन नहीं है, नो इनिशिएट ऑफ बायोकेमिकल रिएक्शंस। टाइप्स हैं अमाइनो एसिड, पॉलीपेप्टाइड, प्रोटीन और स्टेरॉयड। जो अमाइनो एसिड है, ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल थायरोक्सिन के नेचर के होते हैं, अपाइन फ्राइन, ठीक है, और नॉन एपिनोफ्राइन, ठीक है। ये सारी किसकी नेचर के होते हैं? अमाइनो एसिड के। अब जो ADH, वेसोप्रेसिन और ऑक्सीटोसिन है, ये पॉलीपेप्टाइड के नेचर के होते हैं, ठीक है। जो प्रोटीन है वो किसकी नेचर का होता है? इंसुलिन एंड ग्लाइकोजन के नेचर के होते हैं, ठीक है। जो स्टेरॉयड जैसे टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, ये स्टेरॉयड के टाइप नेचर के होते हैं। अब नेक्स्ट है इसमें हाइपोथैलेमस। हाइपो मतलब बिलो और थैलेमस मतलब चैम्बर या ब्रेन, ठीक है। ये पार्ट है फॉर ब्रेन का, ठीक है, और ये मास्टर सेंटर है ब्रेन का। ये कंटेन करता है न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स क्लस्टर की फॉर्म में, क्लस्टर 1 और क्लस्टर 2। क्लस्टर 1 जो है वो प्रोड्यूस करता है 2 हार्मोन्स, जिसमें ADH और ऑक्सीटोसिन होता है, ठीक है। ये स्टोर होता है पोस्टीरियर लोब, पिट्यूटरी ग्लैंड के पोस्टीरियर लोब में ये स्टोर होता है। अब नेक्स्ट क्लस्टर है 2, जो कि प्रोड्यूस करता है बैटरी फैक्टर, ठीक है। अब इसमें रिलीजिंग फैक्टर और इनहिबिटिंग फैक्टर है। जो रिलीजिंग फैक्टर है वो स्टिमुलेट करता है और रिलीज़ करता है हार्मोन को, ठीक है, ग्लैंड्स से, ठीक है। जैसे TRF थायराइड रिलीजिंग फैक्टर, ठीक है, FRF फॉलिकल रिलीजिंग फैक्टर। अब इनहिबिटिंग फैक्टर में क्या है? स्टिमुलेट करता है, इनहिबिट करता है हार्मोन्स को ग्लैंड्स से, जैसे TIF थायराइड इनहिबिटिंग फैक्टर और GNIF गोमा इनहिबिटिंग फैक्टर। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है। इसको हम हाइपोफाइसिस सेरिब्रियोवॉइड शेप भी कहते हैं, ठीक है। इसका वेट होता है 0.5 ग्राम, ठीक है। इनमें लोब्स होते हैं, ठीक है, एंटीरियर लोब, मीडियन लोब और पोस्टीरियर लोब। अब जो है शॉर्ट स्टॉक इसमें मतलब इनफंडिब्यूलम होते हैं, ठीक है। ये मतलब कनेक्ट करते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड को ब्रेन के साथ, ठीक है। और जो एंटीरियर लोब है वो मास्टर ग्लैंड है, जिसको हम ट्रॉपिक हार्मोन भी कहते हैं, जो कि कंट्रोल करता है सिक्रीशन हार्मोन्स की फ्रॉम। नेक्स्ट है पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है। इसमें है पहले में इंटीरियर लोब में आ जाता है सोमैटोट्रोफिन को हम ग्रोथ हार्मोन भी कहते हैं, ठीक है। अब इसका रिलीजिंग फैक्टर क्या है कि सोमैटोट्रोफिक को रिलीज़ करने के लिए, ठीक है, सोमैटोट्रोफिक रिलीजिंग फैक्टर चाहिए होगा, ठीक है। अब फंक्शन इसका क्या है कि ये इंक्रीज़ करता है सिंथेसिस प्रोटीन की, इट इंक्रीजेज द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, ठीक है। ये इंक्रीज़ करता है मेटाबॉलिज्म लिपिड और प्रोटीन्स का, ठीक है। ये इंक्रीज़ करता है ग्रोथ और ये इंक्रीज़ करता है साइज़ ऑफ बोन्स। अब डिसऑर्डर्स क्या हैं कि अगर तो ग्रोथ हार्मोन मतलब अर्ली लाइफ में मतलब एक्सट्रीमली लॉन्ग, मतलब अर्ली लाइफ में हो जाएगा, ठीक है, तो जो बॉडी है वो एक्सट्रीमली लॉन्ग हो जाएगी, ठीक है। तो इसको हम डिसऑर्डर का नाम देंगे गिग्नेटिज्म, ठीक है। अगर तो ग्रोथ हार्मोन लेस होगा अर्ली लाइफ में तो वो होगा ड्वार्फिज्म, ठीक है। और अगर ज़्यादा ग्रोथ हार्मोन होगा लेटर एज में तो वो उस कंडीशन को हम नाम देंगे एक्रोमिगेली। एक्रो का मतलब है कि मतलब कैंसर, मिगेली का मतलब इनलार्ज, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल है हैंड, फीट और जॉस। नेक्स्ट है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, इसका रिलीजिंग फैक्टर है TRF, ठीक है, थायराइड रिलीजिंग फैक्टर। उसके बाद इसमें लो लेवल होता है थायरॉक्सिन का ब्लड में। अब फंक्शन इसका क्या होता है कि ये इन्वॉल्व होता है रैपिड ग्रोथ और डेवलपमेंट में। उसके बाद इसमें आ जाता है एड्रीनोकोर्टिकोट्रोफिक हार्मोन, ठीक है। इसका रिलीजिंग फैक्टर है ACTRF, ठीक है। इसमें स्टीरॉयड का लेवल लो होता है। अब फंक्शन इसका क्या है कि ये बैलेंस करता है स्टीरॉयड लेवल को ब्लड में। अब डिसऑर्डर्स इसका क्या है कि जो एक्सेस और एक्सेस मतलब बहुत एक्सेस ज़्यादा या डेफिशिएंसी इसकी एड्रीनोकोर्टिकोट्रोफिक हार्मोन की वो प्रॉब्लम कॉज करेगा एड्रीनल ग्लैंड्स में, ठीक है। अब नेक्स्ट है फोर्थ हार्मोन है एंटीरियर लोब का गोनाडोट्रोफिन हार्मोन, ठीक है। इसका रिलीजिंग फैक्टर FSRF है, ठीक है। और
अब इसमें गोनेडोट्रोफिक हार्मोन मेल और फीमेल में होता है, ठीक है। फीमेल में डेवलप होती है प्राइमरी फॉलिकल, ठीक है। उसके बाद ये अफेक्ट करता है ओवरी को, ताकि एस्ट्रोजन प्रोड्यूस मतलब अफेक्ट करता है ओवरी को टू प्रोड्यूस एस्ट्रोजन, ठीक है। इसमें मिल्क प्रोडक्शन होती है। अब मेल्स में क्या होता है कि इसमें इन्वॉल्वमेंट होती है प्रोडक्शन ऑफ एपिथेलियल जर्मिनल सेल्स स्पर्मेटोजोआ, ठीक है। अब फीमेल में क्या होता है कि जो एलएच होता है, ठीक है, वो इन्वॉल्व होता है एवोल्यूशन में। एलएच मॉडिफाइड किया गया है ग्राफियन फॉलिकल जो प्रोलैक्टिन हार्मोन है, वो उसका काम होता है फीमेल में मिल्क की प्रोडक्शन कर। एलएच मतलब ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, इसको रिलीज कौन करता है? ल्यूटिनाइजिंग रिलीजिंग फैक्टर, ठीक है। उसके बाद फीमेल्स में जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है वो इन्वॉल्व होता है ओवल्यूशन में, ठीक है। जो एलएच है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ये मॉडिफाइड किया गया है ग्राफियन फॉलिकल में इनटू कॉर्पस ल्यूटियनम, मतलब ल्यूटिनाइजेशन, ठीक है। और मेल में इन्वॉल्व होता है ये सिक्रीशन ऑफ टेस्टोस्टेरोन के सिक्रीशन में, ठीक है। और ये हेल्प करता है स्पर्म प्रोडक्शन। नेक्स्ट है मीडियन लोब में हार्मोन है मिलेनोफोर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ठीक है, जिसका रिलीजिंग फैक्टर है मिलेनोफोर रिलीजिंग फैक्टर, ठीक है। रिलीज करता है हार्मोन मिलेनोफोर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ठीक है। इसका फंक्शन क्या होता है कि ये जो है ये स्टिमुलेट करता है मिलेनोसाइट को स्किन में, ठीक है, ताकि मिलेनिन की प्रोडक्शन हो सके। अब जब इसकी डिसऑर्डर क्या होगा कि अगर जब एक्सेस मिलेनोफोर स्टिमुलेटिंग हार्मोन होगा, ठीक है, तो वो कॉज करेगा एडिसन्स डिजीज़, ठीक है, जिसके सिम्टम्स में क्या होगा कि स्किन डार्क होना शुरू हो जाएगी। नेक्स्ट है पोस्टीरियर लोब, ठीक है। पोस्टीरियर लोब में दो हार्मोन्स हैं, ऑक्सीटोसिन और एडीएच। अब जो ऑक्सीटोसिन है, ठीक है, ये डायलेट करता है सर्विक्स को, ठीक है। इसमें लो लेवल होता है प्रोजेस्टेरोन का। फंक्शन इसका क्या होता है कि ये लेबर पेन कॉज करता है, ठीक है। ये अफेक्ट करता है स्मूथ मसल्स में, और ये मेमरी ग्लैंड से मिल्क की इजेक्शन में हेल्प करता है। अब एडीएच जो है वो एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन, इसका रिलीजिंग फैक्टर में क्या है कि ये डिस्टर्ब करता है वाटर बैलेंस को, ठीक है, डिस्टर्ब करता है ऑस्मोटिक प्रेशर को, और ब्लड वॉल्यूम या बीपी को डिक्रीज करता है। फंक्शन इसका क्या है कि ये वाटर बैलेंस में इसका फंक्शन है, ठीक है। ये मेंटेन करता है ऑस्मोटिक प्रेशर को, और मेंटेन करता है ब्लड प्रेशर को, और मेंटेन करता है वाटर बैलेंस को। अब डिसऑर्डर्स क्या हैं कि अगर तो ओवर सिक्रीशन होगी एडीएच की, ठीक है, मतलब अकरिंग ओवर सिक्रेशन, मोर वाटर एब्जॉर्ब होगा, ठीक है, जो कि किडनीज़ में टेक प्लेस, मतलब किडनीज़ में ज़्यादा पानी एब्जॉर्ब होगा, जिसकी वजह से क्या होगा कि कंसनट्रेटेड यूरिन आएगा। अब अंडर सिक्रेशन इसकी क्या है कि मतलब अंडर सिक्रेशन में जो एडीएच है ना, वो लेस रीएब्जॉर्ब होगा, ठीक है, और इसका रिजल्ट क्या होगा कि डाइल्यूट यूरिन आएगा, और जिसकी वजह से डायबिटीज़ भी हो जाते हैं।